कोई ये बता दें, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर है? यस सर। ठीक। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री मारता है, यदि वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनवाने की ताकत नहीं रखता है तो वो इनकम्प्लीट एंटीजन था। लेकिन यदि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता है तो वो कंप्लीट एंटीजन कहलाता था। और आज हम बात कर रहे हैं कि किसी कंप्लीट एंटीजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक, कंप्लीट एंटीजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखें, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी भी एंटीजन की मोलिकुलर वेट बढ़ती जाएगी, उसकी वजन बढ़ती जाएगी, उसका भार बढ़ता जाएगा, तो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी पावर बढ़ती जाएगी। इम्यूनोजेनिसिटी पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ में आया? कोई भी एंटीजन जिसका आणविक भार बोलते हो ना, मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसमें किसी होस्ट के बॉडी में एंटीबॉडी बनवाने की ताकत बढ़ती जाएगी। देख लो, यदि मैं बोलूं कोई एक एंटीजन है, वो एंटीजन का मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम है, 1 किलो डाल्टन से कम है। ठीक, कोई भी एंटीजन है, यहाँ पर एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1 किलो डाल्टन से कम है। 1 किलो डाल्टन का मतलब समझते हो कोई? साइड में लिख दे रहा हूं, 1 किलो डाल्टन का मतलब होता है 1000 डाल्टन। मॉलिक्यूल्स को डाल्टन में नापते हैं या किलो डाल्टन में नापते हैं, तो 1 किलो डाल्टन बोलूं या 1000 डाल्टन बोलूं, एक ही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि कोई एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम है, मतलब 1000 डाल्टन से कम है, तो वो किसी भी होस्ट के बॉडी में एंटीबॉडी बनवा नहीं सकता। मतलब क्या हो जाएगा? वो नॉन इम्यूनोजन। क्या हो जाएगा ये? नॉन इम्यूनोजन। क्योंकि जो एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता है वही इम्यूनोजन होता है ना। तो यदि किसी एंटीजन का मोलिकुलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवा सकता किसी भी होस्ट में। तो ऐसे कौन होता है बोलने पर मैं अभी लिख दिया रहता हूँ, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसमें पढ़ेंगे हेप्टेन्स। हेप्टेन्स जितने भी होते हैं ना, सब 1000 डाल्टन बोलूं या 1 किलो डाल्टन से कम होते हैं, मतलब वो सब नॉन इम्यूनोजन होते हैं। मतलब वो हेप्टेन अपने स्वयं के अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनवा सकते। सुन पा रहे हो ना आप लोग? यस हाँ सर। या ना? हाँ, यदि एंटीजन की जो मोलिकुलर वेट है यदि 1 से 5 किलो डाल्टन का है, 1 से लेकर 5 किलो डाल्टन का है, तो वो एंटीबॉडी बनवा तो सकता है लेकिन बहुत कम एंटीबॉडी बनवा सकता है। इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? वीक इम्यूनोजन। वीक इम्यूनोजन, क्योंकि ये एंटीबॉडी बहुत कम बनवा पाएगा। देख लो। ठीक, यदि किसी एंटीजन का मोलिकुलर वेट 5 से लेकर 10 किलो डाल्टन का है तो वो थोड़ा सा ज्यादा एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन।
ये देख लो, ये हो गया। लेकिन यदि कोई भी ऐसा एंटीजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10 किलो डाल्टन से भी ज्यादा है, यानी एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10 किलो डाल्टन है, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता है। तो वो एंटीजन क्या कहलाता है? रोबस्ट इम्यूनोजन। ये बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाने की ताकत रखता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनवा सकता है। देख पा रहे हैं डायग्राम आप लोग? ये क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर वेट क्या बोल रहे हैं देखिए, तो ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट हायर विल बी द इम्यूनोजेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इम्यूनोजेंसिटी बढ़ती जाएगी। चलिए भाई, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहा हूं। अगला अगला देखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्सिटी। अगला क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी एंटीजन कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी किसी भी एंटीजन की, क्या बढ़ती जाएगी बोला मैं? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो उसकी एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। मतलब क्या बढ़ती जाएगी? इम्यूनोजेनिसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? यस देख लो, सर। हायर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यदि किसी मैक्रोमोलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो ग्रेटर विल बी द इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा चीज आता है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स क्या चीज का बना है? अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं। मैं इसके पहले भी एक लेक्चर में ये बता चुका हूं कि सबसे खतरनाक प्रकार का एंटीजन कौन बनाता है बोलने पर? प्रोटीन। याद है ना? प्रोटीन का एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है कैसे होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद लिपिड का होता है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का होता है। देखें, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं कि यदि मैं आपको बोलूं कि 10 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन नेचर का एंटीजन मेरे पास है, ये एंटीजन है, एक 10 किलो डाल्टन का प्रोटीन नेचर का एंटीजन है, लेकिन 10 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट का, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एंटीजन है। तो दोनों में से कौन ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बना पाएगा, जबकि दोनों की मॉलिक्यूलर वेट बराबर है? देखो, दोनों को अलग अलग पेशेंट में डालूंगा तो कौन से पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे? जिसमें प्रोटीन डालूंगा उसमें ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट डालूंगा उसमें ज्यादा बनेगा? प्रोटीन वाले में बनेगा सर। बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रोटीन वाले में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाने की ताकत रखता है। इसका मतलब दोनों में से इम्यूनोजेनिसिटी किसकी ज्यादा हो गई? प्रोटीन की। अब ध्यान से सुनना, अगला बोल रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं कि एक 10 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन है और एक 10 किलो डाल्टन का प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है। मतलब एक साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलकर बनाए हैं 10 किलो डाल्टन,
मान लीजिए मैं ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहा हूँ। अब बताइए मुझे, अब दोनों का मोलिकुलर वेट बराबर है देखो अब भी, लेकिन अब किसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा होगी, एंटीबॉडी बनाने की ताकत ज्यादा होगी, बताओ। बोलो जल्दी। सर अब भी प्रोटीन का ही होगा। नहीं, अब किसका होगा, ग्लाइकोप्रोटीन का होगा सर। ग्लाइकोप्रोटीन का। अब क्यों होता है देखो, यहां के केस में कुछ और हो रहा था, यहां के केस में कुछ और हो रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अब सोचें चीज को। और ये कि यहां पर अलग अलग प्रकार की बायोमोलिक्यूल मिले हुए हैं, और अलग अलग प्रकार की जब बायोमोलिक्यूल मिलती है ना, जब उनकी पॉलीमर मिलती हैं, तो ये कहलाती है हेट्रोपॉलीमर। क्या कहलाती है, हेट्रो। डिफरेंट प्रकार की बायोमोलिक्यूल मिली हुई है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। तो ये क्यों ऐसा हुआ बोलने पर, बिकॉज इट इज हेट्रोपॉलीमर, ये हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है। जबकि ये केवल प्रोटीन का बना हुआ था तो ये होमोपॉलीमर था, होमोपॉलीमर था। यहां पर ऊपर वाले केस में दो, ये क्या था, ये वाला भी होमोपॉलीमर था, होमोपॉलीमर मतलब सेम चीज का बना हुआ, ये भी होमोपॉलीमर था। तो जब ऊपर वाले केस को देखो, जब दोनों 10 किलो डाल्टन के थे और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने आप में एक होमोपॉलीमर थे, मतलब केवल ये अमीनो एसिड का ही बना हुआ था, केवल ये कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ था, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, प्रोटीन की। इससे प्रोटीन की इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दूसरे केस में देखो, यहां पर केवल प्रोटीन का बना है तो होमोपॉलीमर हो गया, यहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल गए हैं, मिला के 10 किलो डाल्टन के हैं, तो यहां पर डिफरेंट प्रकार के बायोमोलिक्यूल मिल गए, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो ये हेट्रोपॉलीमर हो गया। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की पॉलीमर मिलती जाएंगी, वहां की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए यहां पर यह हेट्रोपॉलीमर 10 किलो डाल्टन वाला का इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा हो गया। समझ में आया ना? यस सर। ठीक। इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन, ये चलिए कमेंट देखें, सेकंड नंबर कमेंट देखें तो जितने कॉम्प्लेक्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल मिल करके एक एंटीजन बनाते जाएंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी। इसको समझें। देखो ये हेट्रोपॉलीमर आर मोर इम्यूनोजेनिक देन किसकी तुलना में, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर की तुलना में हेट्रोपॉलीमर की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें इम्यूनोजेनिसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक, अगला देखें हम। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दे रहा हूं बस जस्ट, है ना, इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन, ध्यान से देखिए। मैं बोला इधर 10 किलो डाल्टन का एक एंटीजन है, वो भी प्रोटीन नेचर का है, इधर भी 10 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन है, एंटीजन है, वो भी प्रोटीन नेचर का है। अब बताए, अब तो दोनों के दोनों क्या हो गए, होमोपॉलीमर हुए कि नहीं, ये भी होमोपॉलीमर, ये भी होमोपॉलीमर। अब बताइए किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, मेरे पास दो प्रोटीन थे, दो अलग अलग एंटीजन थे, दोनों के दोनों का मोलिकुलर वेट 10 किलो डाल्टन था, तो आप मुझे बता दिए किसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा होगी, या ये बोलूं किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी।
अब बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि मैं पॉलीमर के टाइप को भी बराबर कर दिया, मोलिकुलर वेट भी बराबर कर दिया, और नेचर भी बराबर कर दिया। अब तो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों के दोनों एंटीजन तो फिर बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें से भी किसी एक की इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बोलने पर, अब जो ये 10 किलो डाल्टन के बने हुए हैं भाई, ये तो किससे बनते हैं बताओ तो मुझे? अमीनो एसिड से बनते हैं कि नहीं? भाई प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से ना। तो अब अमीनो एसिड को देखो कि किधर का अमीनो एसिड बड़ा भारी भरकम वाला अमीनो एसिड है। भारी भरकम अमीनो एसिड कहने का मतलब कौन सा अमीनो एसिड है? जो एरोमेटिक प्रकार का अमीनो एसिड है। एरोमेटिक अमीनो एसिड समझते हो किसको बोलते हैं? देखो बाकी अमीनो एसिड सिंपल होते हैं ऐसे, एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होता है? इस प्रकार से होता है, उसमें कोई ना कोई रिंग पाया जाता है ऐसे, तो रिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना। तो अब मैं बोल रहा हूं, अब दोनों एंटीजन में एरोमेटिक अमीनो एसिड ढूंढो कहां पे ज्यादा है। मान लीजिए कि इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड ज्यादा है, तो यहां पर अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड ज्यादा है तो सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी इम्यूनोजेनिसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बात पल्ले पड़ा कि नहीं? एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब किसको बोलते हो जी? एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन कौन आते हैं? फेनिलैलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? फेनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। समझ में आया ना? यस सर। तो बताइए, जिसमें ये एरोमेटिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब मैं यहां से लिखते आ रहा हूं, देखिए तो सेकंड नंबर बताइए, सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी? हेटेरोपॉलीमर के होमोपॉलीमर? हेड्रो हेटेरोपॉलीमर जहां भी होगा ना, हेटेरोपॉलीमर की कॉम्प्लेक्सिटी किससे ज्यादा होगी? होमोसी होमोपॉलीमर से। सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी किससे? एलिफेटिक अमीनो एसिड से। और सिंपल वाला को एलिफेटिक बोलते हो, एलिफेटिक अमीनो एसिड से। जहां पर रिंग पाई जाती है, रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिस अमीनो एसिड में रिंग पाई जाती है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड कहलाता है, जिसमें रिंग नहीं पाई जाती है वो एलिफेटिक अमीनो एसिड कहलाता है। यहाँ पर यह ज्यादा होगी। कमेंट देखें अब। एरोमेटिक अमीनो एसिड आर मोर इम्यूनोजेनिक देन अदर अमीनो एसिड। बिल्कुल हो गया। अगला देखें, ऑर्डर ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी क्या था? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है इतना? जी सर। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब दें जल्दी। क्वेश्चन देखो तो, बोल रहा है कि अरेंज द गिवन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, दिए गए एंटीजेनिक मॉलिक्यूल को आप क्या करो? अरेंज करो। बोला इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी के आधार पर उसके घटते हुए क्रम में इन तीनों को जमाओ बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन में इन तीनों को जमाओ बोल रहे हैं। बताइए भाई, सबसे पहले क्या होगा बताओ तो? ये किसका बना है? केवल ओनली प्रोटीन का बना है। ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना है, ग्लाइकोप्रोटीन ना। जी सर। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। प्रोटीन। ये किसका बना है? लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन कहलाता है। लिपिड प्लस यस सर। प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। अब मुझे बताएं क्या क्या होगा, बता दें। CBA प्रोटीन BCA। हाँ जी, पहले क्या CBA होगा? होगा।
CB8 पहले सी C होगा, पहले फिर सी B होगा। फिर मुझे एक चीज बता दें, मुझे एक चीज ये बता दें, प्रोटीन तो तीनों में है, हाँ ठीक। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में से किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की। बिल्कुल, इसकी ज्यादा होती है इन दोनों में से। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा होगा उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, समझे ना? जी। तो मतलब किसकी ज्यादा हो जाएगी? बी। ग्लाइकोप्रोटीन पहले बी। ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगी। अब आंसर लिख रहा हूँ ना, अब आंसर हम बता दीजिए क्या हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, ये आंसर कर रहा हूँ बी। मैं, ग्लाइकोप्रोटीन पहले हो जाएगा, फिर लिपोप्रोटीन बिल्कुल लिपोप्रोटीन, फिर प्रोटीन। फिर प्रोटीन। समझ में आया ना कहानी, कैसे बनाना है आंसर? यस सर। जी सर। चलिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब दें। यहाँ पर भी आपको 4 अलग अलग अमीनो एसिड के ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस दिया गया है, 3 अमीनो एसिड के सीक्वेंस दिया गया है, उसमें से कौन किसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा? अभी बोला मैं आपको, फेनिलैलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक रिंग। के अमीनो एसिड होते हैं कि जिसमें क्या पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, बोला मैं। चलो उसको बना ही देता हूं मैं, CH COOH और NH2, इधर साइड चेन में क्या होगा, रिंग मिलेगा। ये रिंग मिलेगा। तो अब मुझे बता दें, इस नाम को याद रखें आप लोग, फेनिलैलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, तो यही एरोमेटिक अमीनो एसिड है। बाकी जो अमीनो एसिड होते हैं वो ऐसे, यहाँ आर कर रहा हूं, रिमाइंडर ग्रुप, आर मतलब रिमाइंडर ग्रुप, कुछ भी हो सकता है लेकिन रिंग नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, एलिफेटिक अमीनो एसिड, ठीक। तो अब बताएं मुझे, एरोमेटिक कहाँ कहाँ पे हैं? फेनिलैलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। देखिए ये पहला टायरोसिन दिख रहा है ना, टायरोसिन टायरोसिन टायरोसिन, चारों में हो गया कि नहीं, 4 टायरोसिन। यहाँ भी टायरोसिन देखो, यहाँ फेनिलैलानाइन देखो, यहाँ फेनिलैलानाइन देखो, ठीक। अब बताइए किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी? जहां जहां ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर से हाईलाइट किया हो ना, वो कॉम्प्लेक्स वाला है, एरोमेटिक है वो। जी अभी सर। तो जहां पर फेनिलैलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन होते हैं, फेनिलैलानाइन को PHE से शो करते हो, टायरोसिन को Y से शो करते हो, वाई ट्रिप्टोफैन से को W से शो करते हो। डब्लू। उसको मैं ऐसे करता हूँ, रुको पहले, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, PHE फेनिलैलानाइन, इसका सिंबल क्या होता है बोलने पर, F, ठीक। टायरोसिन को क्या लिखते हैं, TYR, सिंबल क्या होता है बोलने पर, Y। ट्रिप्टोफैन को TRP शॉर्टकट में लिखते हैं, सिंबल क्या होता है बोलने पर, डब्लू। ये ऐसा स्थिति होता है। अब मुझे बता दें, यहाँ पर टायरोसिन 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 चारों में है, फेनिलैलानाइन 2 में है, लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों अमीनो एसिड देखो तो कैसे हैं, एरोमेटिक है। रिंग फॉर्म में है, एरोमेटिक फॉर्म में। इसलिए सी वाला सबसे ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स। सी। उसके बाद बी। बी। बी होगा, बी में 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक है, इसलिए बी होगा। उसके बाद बता दो आप, उसके बाद उसके आप बाद कंफ्यूज हो जाओगे ना। देखो ये दोनों में तो एक एक है, एलिनिन भी सेम सेम है। अब बचा क्या, हिस्टिडीन और ग्लाइसिन। याद रखो, सबसे छोटी अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, जी सर। समझ रहे हो ना? सिंपल। सबसे छोटी अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, बोले क्यों बोलने पर देखिए तो, CH COOH NH2, और जो साइड चेन होता है ना वहां पर आपका हाइड्रोजन होता है, यही ग्लाइसिन है। बाकी सब में एक हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, बाकी जितना भी बचे और 19 अमीनो एसिड।
प्रोटीन कोडिंग वाले 19 अमीनो एसिड जो बचे हैं उन सब में एक से ज्यादा ही हाइड्रोजन होता है, तो सब बड़े होते हैं। तो सबसे छोटा कौन है बोलने पर? ग्लाइसिन। समझ रहे हो ना? तो बताइए, यदि ग्लाइसिन छोटा है तो सीधी सी बात है हिस्टीडीन बड़ा होगा कि नहीं? जी। तो बताइए हाँ अब क्या हो सर जाएगा? होगा। सी के बाद क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद सबसे ए लास्ट में होगा। कौन आएगा? डी। 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 तो ये आपका आंसर हो गया। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन? जी सर। चलिए भाई ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्यूनोजन, ध्यान से सुने। हम बहुत सारे ट्रीटमेंट में इम्यूनोजन का इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनोजन किसको बोलेंगे? जिसमें क्या कैपेसिटी हो? कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देमसेल्फ, जो खुद के प्रति एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता हो, वो क्या कहलाता है? इम्यूनोजन। समझ में आया ना? तो इम्यूनोजन को हम कैरियर प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैरियर प्रोटीन मतलब क्या होता है कि वह प्रोटीन जो किसी को साथ में लेके जाता है, किसी को साथ में इसके जोड़ देते हैं, फिर उसको भेजते हैं। और क्या होता है, किसी को मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो हेप्टेंस होता है, मैं आगे बताऊंगा। कैरियर प्रोटीन के साथ हेप्टेंस को जोड़ते हैं। अब सोचिए हेप्टेन क्या होता है? हेप्टेन बहुत छोटी मॉलिक्यूल होती है जो अपने अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनवा सकती। रिपीट कर रहा हूं, सुनो। ये मान लीजिए हेप्टेन है, इसको किसी के शरीर में डाल दोगे ना, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी इसके अपोजिट नहीं बन सकता, हेप्टेन के अपोजिट। लेकिन मुझे हेप्टेन के अपोजिट एंटीबॉडी चाहिए, तो इसको मैं किसके साथ जोड़ दूंगा? कैरियर प्रोटीन के साथ। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? जी सर। अब जब बढ़ जाएगी तो अब इसको मैं डालूंगा ना, तो अब दोनों के अपोजिट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? हेप्टेन को अकेले को डालूंगा तो हेप्टेन अपने अपोजिट कोई एंटीबॉडी नहीं बनवाएगा, लेकिन कैरियर प्रोटीन को डालूंगा ना, वो अपने अपोजिट बनवा लेगा। लेकिन मैं कैरियर प्रोटीन को हेप्टेन को मिला के डाल दूं, अब दोनों के अपोजिट बनेगा। तो कैरियर प्रोटीन का काम क्या हुआ कि उन प्रोटीन के साथ जोड़ के भेजते हैं जो नॉन इम्यूनोजन होते हैं। हेप्टेन प्रोटीन अकेले जब जाता है ना, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं बनवा पाता, तो इसीलिए हेप्टेन प्रोटीन नॉन इम्यूनोजन था। तो उस नॉन इम्यूनोजन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए किसको कैरियर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? वाहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है बोलने पर? कैरियर प्रोटीन। क्या क्या होते हैं देखिए, वो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, BSA शॉर्टकट में, बोवाइन गामा ग्लोबुलिन, ठीक शॉर्टकट में, KLH की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन, और अगला फ्लैजिलिन, एक प्रकार का बैक्टीरिया का प्रोटीन है, फ्लैजिलिन बैक्टीरियल प्रोटीन। ये सब मैं एज ए कैरियर के रूप में इस्तेमाल करता हूं। किसके साथ बोलने पर? हेप्टेन प्रोटीन के साथ, ताकि हेप्टेन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। बोवाइन शब्द याद रखना, ये सब कैटल्स होते हैं। कैटल्स, कैटल्स मतलब गाय, बैल, भेड़, बकरियां, उनसे प्राप्त करते हैं इन सब प्रोटीन को। ठीक है ना? बोवाइन शब्द बना है ना बॉस से, बॉस, बॉस इंडिकस सुने हो ना, बैल को बोलते हो। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर काउ लिख दूं मैं, समझ जाओगे। BOVI, बोवाइन जो है ना, BO का मतलब बॉस है, यहाँ पर बॉस इंडिकस जिसको बोलते हो। क्लियर है इतना? जी सर। चलिए भाई ठीक है। तो अगला फिर क्वेश्चन हमारे पास देखे तो, एक चूहा है, उसका नाम है बालबी, उसका नाम है, हमका नाम से कोई मतलब नहीं है। माइस वेयर इंजेक्टेड विद, उसको इंजेक्ट किया गया उसके शरीर में, एक बार डेक्स्ट्रेन डाला गया। आप ये समझ लेना, हमारे पास 1 2 3 4 चार अलग अलग माइस हैं, चूहे हैं, चारों में अलग अलग केमिकल डाला गया। एक में डेक्स्ट्रेन डाला गया, एक में LPS, लिपोपोलिसैकेराइड बोलते हैं इसी को आप।
क्या बोलते हैं इसको, लिख रहा हूं मैं, लिपो पॉली सेकेराइड, ये डाला। एक में की होल लिम्पेड हिमोसाइनिन डाला, एक में केवल डीएनए डाला। डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। और डेक्स्ट्रेन मतलब क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना। डेक्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और की होल लिम्पेड हिमोसाइनिन क्या है बोलना, पर एक प्रकार का प्रोटीन। अब बता दें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी आईजीजी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एबव इंजेक्शन, जो 4 चूहे में डाला हूं, कौन से चूहे में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा, मतलब इनमें से किसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनवाने की ताकत है, बोल रहा है सीधा सीधा। बोलो जल्दी, किसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनवाने की ताकत है। इन 4 अलग अलग एंटीजेनिक बायोमोलिक्यूल को 4 अलग अलग चूहों में डाला, तो कौन से चूहे में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है, बता दें भाई। सर सी। बी की। बी। सी। ALH सर सी प्रोटीन। हाँ जी, पहले क्या लिखूं, सी। सी। पहले सी, ठीक है, सी। क्यों बोलने पर, प्रोटीन है ना, और प्रोटीन सबसे ज्यादा जी। होता है। उसके बाद बता दें, उस ए कार्बोहाइड्रेट। ए पक्का, ए क्यों बोलूं, उसके पहले आप सर ये बी। देखो ना जी, लिपिड भी अच्छा है लिपो और लिपि सेकेराइड भी है लिपि जी सर। बी। है ना। प्रोटीन के बाद वो आ जाएगा ना, इधर देखो, बी। सबसे ज्यादा प्रोटीन था, जी। इसके बाद ये दोनों मिले थे एक जगह पे ना, तो ये हो जाएंगे अब, हाँ। ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा ना। बी। उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, उसके बाद ए ए। होगा सर। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होगा। उसके बाद सबसे आखिरी में कौन आएगा, डीएनए डी। ना। जी। तो आंसर समझ में आया कैसे था, कैसे था हमारा क्वेश्चन, आंसर समझ में आया ना। जी सर। चलिए, तो हमने क्या देखो, पहला कंप्लीट एंटीजन की प्रॉपर्टी में पहला मॉलिक्यूलर वेट देखा, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी देखा। कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इसको हम एक बार सेव करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, पहला देखिए, तीसरा नंबर, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ नेचर ऑफ एंटीजन। एंटीजन का कौन सा नेचर, सेल्फ और नॉन सेल्फ नेचर। बस आप इतना समझ लीजिए, यहां पर 2 चार्ट दिखाए, पेडिग्री का चार्ट, जहां पर मैं ऐसा शो किया हूं, स्क्वायर जैसा, वो मेल मान लीजिए आप, जहां पर राउंड है उसको फीमेल मान लीजिए। अब इनके कलर से अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है, कलर को ध्यान मत दो कैसा कलर है वो, बस ये देखो, ये पहला जो पेडिग्री बना है, इसके ये मेल और ये फीमेल है, दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद कितने बच्चे पैदा हुए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 बच्चे हुए। पहले बच्चे की शादी किए ये, उसके 2 बच्चे हुए। उसके दूसरे बच्चे की शादी किए, 3 बच्चे हुए। चौथे बच्चे का शादी नहीं हुआ मान लीजिए, 5वां का नहीं हुआ। छठवें बच्चे की शादी किए, 4 बच्चे पैदा हुए। तो सेम ऐसे इधर भी हो रहा है, देखो जो जो हो रहा है दिख रहा है डायग्राम में, समझे कि नहीं। तो कितना फैमिली का चार्ट दिखाया गया, पेडिग्री चार्ट, 2 फैमिली का। तो मैं इसको बोल रहा हूँ फैमिली 1, फैमिली 1, और ये फैमिली 2 था। समझ रहे हो ना। अब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि
इस वाली बंदी को, इस वाली बंदी को, इसको, ये मान लीजिए हमारा पेशेंट है, ये इसको बॉडी का एक प्रोटीन ट्रांसफर करना है। मान लीजिए इसका ट्रांसफर करूंगा या इसका ट्रांसफर करूंगा, किसका प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मैच कर जाएगा बताओ दोनों में से? मैं एबीसीडी नाम लिख दे रहा हूं, चलिए मैं एबीसीडी नाम लिख रहा हूं, देखिए तो ABCD EFGHIJKLMNOPQRS, इधर मैं इस्तेमाल में लिख रहा हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। चलिए दोनों तरफ लिख लिया। अब मैं बोल रहा हूं पेशेंट क्यू को मान लीजिए हम कुछ प्रोटीन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैं भी जो ट्रांसफर किया हूं एक पी से ट्रांसफर किया हूं, दूसरा एन से ट्रांसफर किया हूं, किसके प्रोटीन को ये ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और किसको रिजेक्ट करेगा? जल्दी बोलें। एन वाले को हाँ, एन वाले को क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हाँ, क्यों? वो सेम कलर में बनाए हैं इसलिए बोले। कलर को मत देखो, मैं बोला हूं ना पहले से, वो कलर से मेरा कोई मतलब नहीं है। और उसके अपोजिट है वो, इसलिए। क्या है सर? क्योंकि उनके पेरेंट्स सेम है। बिल्कुल, उनके पेरेंट्स सेम है। मैं तुमको पहले ही बोल दिया हूं गधे लोग, कलर मत देखो, क्यों पीछे पड़ रहे तो कलर के? ये तो किसी और डिजीज का मैं पेडिग्री को लेके आया हूं, जी मैं आपको डिजीज की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। मैं बोल रहा हूं केवल प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा हूं, कहां पे एक्सेप्ट होगा कहां पे रिजेक्ट होगा ये पूछ रहा हूं। कलर की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? कलर भूल जाओ, कलर है ही नहीं किसी का। मैंने आपको ये बोला कि ये जो बंदा पेशेंट है, बंदी है, फीमेल है, ये जो पेशेंट है, इसको एन का प्रोटीन ज्यादा एक्सेप्ट होगा बजाय पी के। क्यों? पी थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, देखो पी दूर का रिश्ता है, क्यों बोलने पर देखिए तो, ये और ये दोनों के माता पिता एक है कि नहीं? मतलब ये सगे भाई बहन हुए ना, तो सगे भाई बहन का जो भी प्रोटीन वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो वो उसमें बाहरीपन ज्यादा नहीं होगा। जब एन से ये ओ प्रोटीन लेगी, इंजेक्ट करेगी अपने बॉडी में, तो बहुत प्रोटीन का बहुत सारा सीक्वेंस मैच करेगा, क्योंकि उसमें अपनापन है, सेम माता पिता हैं दोनों के ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मैच करेगा, रिजेक्ट बहुत कम होगा। लेकिन यदि मैं पी का लूं तो पी मतलब थोड़ा दूर का रिश्ता हो गया। सोचिए अब क्या क्या रिश्ता बताइए तो मुझे, देखिए तो अब इसके पापा के बहन मतलब बुआ हो गया कि नहीं? आपके पापा के बहन को क्या बोलते हो? बुआ बोलते हो कि नहीं? तो ये बुआ का बेटा हुआ कि नहीं फिर? तो बुआ के बेटे से यदि प्रोटीन लेगी तो दूर का रिश्ता हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत फॉरेननेस आ जाएगा ना उसमें, तो अब बाहरीपन ज्यादा मिलेगा उस प्रोटीन में, समझे? हाँ कि ना, कुछ बोलो। यस सर, हाँ राइट है सर। सर। ठीक, तो यहां से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होगा, इसको याद रखें। अगर मैं बोलूं किसी और फैमिली से लेना चाहे तो देखो तो, इसे दूसरा फैमिली बनाया हूं, क्या होगा बताओ? किसी दूर फैमिली की बात कर रहे हो तो वहां से तो और भी मैच नहीं करेगा प्रोटीन, वो तो किसी और ही फैमिली का है।
मान लीजिए ये अग्रवाल फैमिली से हैं, तो ये मान लीजिए कोई ठाकुर फैमिली से हैं, अलग अलग है कि नहीं? यस सर। जी सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी उनका नाता रिश्ता दूर होते जाएगा, जिसको बोलते हो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब है कि उनके फैमिली के मेंबर का रिश्ता जितना दूर के रिश्ते का होगा, उतना प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि उतना रिजेक्ट होते जाएगा, क्योंकि जितना बाहर होगा प्रोटीन में उतनी वेरिएशन मिलेगी, प्रोटीन उतना बाहरी अनजान टाइप का होगा। तो इसके द्वारा लिया गया प्रोटीन, किसी और फैमिली से लिया गया प्रोटीन एकदम अजनबी की तरह रोल प्ले करेगा, मतलब फॉरेननेस ज्यादा होगी, एंटीजेंसिटी ज्यादा होगी, इम्यूनोजेंसिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? जी सर। तो बताइए, आपका शरीर या मतलब इस पेशेंट का शरीर किसके लिए ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनवाएगा? करीबी रिश्तेदार वाले प्रोटीन के लिए कि दूर वाले रिश्ते के प्रोटीन के लिए? करीबी के लिए सर। क्या सुन रहे हो तुम लोग? दूर के लिए दूर सर। वाले के लिए बनाया। करीब वाला तो मैच कर जाएगा ना, मैच कर जाएगा तो भाई एन से जो प्रोटीन लिया ओ ने, वो तो लगभग सेम प्रोटीन ओ के पास भी था। जब ओ के पास भी था तो उसको तो फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया ना, वो तो अपनापन जैसा प्रोटीन था, तो इसके अपोजिट थोड़ी एंटीबॉडी बनाएंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ के पी से लूं तो ये तो एकदम बाहरी प्रोटीन है, एकदम अजनबी प्रोटीन है, बाहर से लाया हुआ प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन तो इसके बॉडी में था ही नहीं पहले से। उसके अपोजिट जबरदस्त तरीके से एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी कब बढ़ते जाता है बताइए, कब ज्यादा बनाएंगे? जब फॉरेन पार्ट फॉरेननेस बढ़ती जब है। एंटीजन ज्यादा आएंगे तो सर। रेसिपिएंट, सुनो, जब रेसिपिएंट और डोनर के रिश्ते की दूरी बढ़ती जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनवाने की ताकत बढ़ती जाएगी। बात समझ में आया? जी सर, क्लियर है। मतलब जैसे जैसे डोनर और रेसिपिएंट के बीच, मैं यहां कर दे रहा हूं, चलिए, डोनर और रेसिपिएंट, डोनर और रेसिपिएंट, क्योंकि डोनर से प्रोटीन जाएगा किसके पास? रेसिपिएंट के पास। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, और जितना दूर का होगा पेशेंट या रेसिपिएंट के बॉडी में, उतना एंटीबॉडी बनेगा। ठीक, तो मैं एक लाइन में क्या लिखूंगा? डिस्टेंस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की दूरी यदि बढ़ती जाएगी तो उस प्रोटीन में क्या बढ़ती जाएगी? एंटीजेंसिटी बढ़ती जाएगी, फॉरेननेस बढ़ती जाएगी नहीं? जी। फॉरेननेस बढ़ती जाएगी। अगर फॉरेननेस बढ़ती जाएगी तो क्या बढ़ती जाएगी? एंटीजेंसिटी। अगर एंटीजेनेसिटी बढ़ती जाएगी तो सीधी सी बात है, क्या बढ़ती जाएगी? इम्यूनिटी। इम्यूनोजेनिसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। याद हो जाएगा ये? इसलिए दूर वाले रिश्ते के ऑर्गन ट्रांसप्लांट तुरंत नहीं कर सकते आप। उसका लोगे तो आपके बॉडी में तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगा, रिएक्शन होकर ऑर्गन खराब हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, इसलिए करीबी करीबी रिश्तेदारों का ऑर्गन देखते हैं जिसका मैच कर पाए प्रोटीन्स, उसको ढूंढते हैं। दूर वाले का पहले मैच करा के देखते हैं कितना मैच कर रहा है, क्योंकि नहीं मैच करने के चांसेस ज्यादा हैं। और नहीं मैच करेगा तो जैसे ही आपने किडनी लिया आपके बॉडी में, आपके बॉडी ने उसको एंटीजन की तरह ट्रीट किया, उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाया और किडनी को ही गला दिया जो लिया था आपने।
समझे मेरी बात? ठीक। जी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि डोनर और रेसिपिएंट चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कोई भी इंसान हो, उनके बीच में दो प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर करने पर उसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनता है। वो प्रोटीन क्या क्या बोलने पर? साइटोक्रोम सी और कोलेजन। बट साइटोक्रोम सी और कोलेजन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जिनको किसी के बॉडी में भी ट्रांसफर कर दो वो एंटीबॉडी नहीं बनवाएंगे, कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रेसिपिएंट। समझ में आया ना? डोनर से आपने दे दिया, डोनर से ट्रांसफर किया कहां पे? रेसिपिएंट में। कौन कौन सा प्रोटीन? साइटोक्रोम सी और कोलेजन। तो इसके अपोजिट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्यों बोलने पर? बिकॉज इट इज कैसा प्रोटीन है? यह हाईली कंजर्व होते हैं, मोस्ट कंजर्व होते हैं, हाईली कंजर्व। हाईली कंजर्व मतलब समझते हो कि जब से इंसान बने हैं तब से लेकर अब तक इन दोनों प्रोटीन को बनाने वाले डीएनए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुरू में जैसे बनते थे अब भी वैसे ही बन रहे हैं, इसलिए सारे इंसान में सेम टाइप के कोलेजन और साइटोक्रोम सी प्रोटीन पाए जाते हैं। समझे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? सर एक बार और बताइए। कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। सर मैं संगीता बोल रही हूँ। संगीता बोल रहे हो। क्या नहीं समझे तुम इसमें? आ, सर ये डोनर तक तो मैं समझ गई थी, ये नीचे वाला जो बट करके साइटोक्रोम लिखे हैं इसी को एक बार और बताइए। तुम्हारे में नेटवर्क क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। हाँ सर क्लियर है, लेकिन मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि जब डोनर से हम क्या देते हैं? साइटोक्रोम सी या कोलेजन प्रोटीन, किसी को भी दे दो दुनिया में, किसी भी इंसान को देते ही रेसिपिएंट के बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेम साइटोक्रोम सी और कोलेजन प्रोटीन तो रेसिपिएंट में भी था। क्यों था वैसा वाला? क्योंकि जब से इंसान का निर्माण हुआ है, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, तब से लेकर अब तक ये प्रोटीन बदला ही नहीं। अब तक हर किसी में सेम है ये दोनों प्रोटीन। समझे कि नहीं समझे? जी सर। तो तुम्हारे बॉडी में भी वही साइटोक्रोम सी है जो मेरे बॉडी में है। तो या तो मैं मेरा अपना साइटोक्रोम सी या कोलेजन आपको दे दूं, या आपका साइटोक्रोम सी या कोलेजन मैं ले लूं, क्या फर्क पड़ेगा? सेम वाला तो मेरे पास पहले से था। क्या जी मेरा सर। बॉडी उसको एंटीजन की तरह मानेगा क्या? नहीं सर। नहीं मानेगा। वो तो घर का है जैसे लगेगा, उसको पहले से भी ऐसा वाला मेरे बॉडी में था। तो इसलिए वही बोल रहा हूं, क्यों था ऐसे? सबका क्यों समान है? क्योंकि जब से ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ है तब से लेकर इस प्रोटीन को बनाने वाले जो डीएनए है, जो जीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन अब तक नहीं हुआ है। क्यों म्यूटेशन नहीं हुआ बोलने पर? क्योंकि वो कंजर्व जीन डीएनए है, कंजर्व जीन है वो। तो जीन यदि डीएनए यदि कंजर्व है तो उससे बनने वाले ये दोनों प्रोटीन भी तो कंजर्व होंगे। कंजर्व मतलब बिना चेंज, नो चेंज, सेम टू सेम। जी सर क्लियर है सर। बाकी बताओ जी, बाकी लोग। यस सर, समझ गए। जी सर क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं आप। चलिए कमेंट पर लेते हैं। देखिए पहले, ग्रेटर द फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस
जैसे जैसे फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ग्रेटर विल बी द इम्यूनोजेनिसिटी। अगर रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी, दूर के रिश्ते वाले होंगे, दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनके बीच जो प्रोटीन ट्रांसफर होगा उसकी एंटीजेनिसिटी बढ़ती जाएगी। तो उसकी जब उसकी एंटीजेनिसिटी बढ़ती जाएगी तो फिर इम्यूनोजेनिसिटी तो बढ़ती जाएगी, फॉरेननेस बढ़ती जाएगी। मैं बहुत दूर के रिश्ते का एक प्रोटीन ले रहा हूं तो मेरे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनवाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन मेरे बॉडी में नहीं था, मैच नहीं कर रहा था, बहुत दूर के रिश्ते का प्रोटीन था वो। करीबी रिश्ते का प्रोटीन तो लगभग सेम मिलेगा। अगला कमेंट, सर्टेन प्रोटीन आर नॉन एंटीजेनिक इन नेचर लाइक, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंटीजेनिक नेचर के नहीं होते, जैसे साइटोक्रोम सी और कोलेजन। क्यों क्यों ऐसे बोला? बिकॉज दे आर हाईली कंजर्व ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जब जब इवोल्यूशन चल रहा था तब से लेकर ये कंजर्व थे, अब तक कोई बदलाव नहीं आए हैं। जब पहली बार बने ये डीएनए, साइटोक्रोम सी को बनाने वाले डीएनए, कोलेजन को बनाने वाले डीएनए, तो उन डीएनए में जो सीक्वेंस था अब तक वही सीक्वेंस है, और डीएनए से ही तो आरएनए, आरएनए से ही तो प्रोटीन बनता है। तो उससे पहले भी जो प्रोटीन बनता था अब भी वही प्रोटीन बनता है। मतलब सारे इंसान में साइटोक्रोम सी और कोलेजन सेम प्रकार का बनता है। आगे बढ़ो। यस सर। तो इसलिए ये दोनों, जब भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है, इन दोनों प्रोटीन को स्टडी किया जाता है। याद रखना, साइटोक्रोम सी को स्टडी में लाते हैं और कोलेजन को स्टडी में लाते हैं, ठीक है ना? ये यस इसको सर। स्टडी करते हैं। जब रिश्तों की बात करते हो, कौन सा प्रोटीन का स्टडी करते हैं बोलने पर? साइटोक्रोम सी और कोलेजन। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला, रूट ऑफ एंट्री ऑफ द एंटीजन। अगला एंटीजन की जो कंप्लीट एंटीजन की प्रॉपर्टी है ना, अगला क्या है कि एंटीजन हमारे बॉडी में किस रास्ते से जाता है। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमारे बॉडी में घुसने के रास्ते क्या है एंटीजन के। तो देख लो, लोकेशन ऑफ द एंटीजन इज आल्सो द डिसाइडिंग फैक्टर टू एक्टिवेट होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। कि एंटीजन कौन से रास्ते से हमारे बॉडी में एंट्री मार रहा है, ये रास्ते से ही तय होता है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है। ठीक, द वेरियस रूट ऑफ एंट्री इंक्लूड, बहुत सारे रूट हैं जिसमें से 2-3 रूट दिखाया गया। देखिए, पहला इंट्राडर्मल, दूसरा इंट्रामस्कुलर, तीसरा इंट्रावेस्कुलर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब देखें ध्यान से, ये आपका स्किन दिख रहा है, देखो तो स्किन में इतना एरिया, ये स्किन का एलएस सेक्शन दिखाया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। स्किन को ऊपर से नीचे देखें कैसे दिख रहा है, ऊपर का एपिडर्मिस कहलाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कभी? इतना क्या कहलाता है ये? डर्मिस। ठीक, उसके बाद क्या है ये? मस्कुलर लेयर। बीच में यहां पर छोटा सा लेयर भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं सब क्यूटेनियस लेयर। क्या बोलते हैं इसको? सब क्यूटेनियस लेयर। इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए मैं ऐसे कर दूं, ऐसे में आप ज्यादा समझोगे। यहीं पर कर दे रहा हूं ताकि एक और बन जाएगा। इतना मैं क्या बोल रहा हूं? डर्मिस। इसके मैं क्या बोल रहा हूं? सबक्यूटेनियस। समझ आओगे ना फिर? ये अब बताइए, मैं कोई वैक्सीन लगा रहा हूं, मान लीजिए वैक्सीन है, इस वैक्सीन में क्या था? मान लीजिए कोई एंटीजन था। वो एंटीजन क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है एंटीजन? या तो वो हीट किल्ड होगा, हीट किल्ड मतलब उसको टेम्परेचर दे करके मार दिया गया हो, या फिर क्या होगा? एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब हो गया लाइव वेक्टर होता है लेकिन काम वो अपना नेगेटिव इफेक्ट डाल नहीं पाता है। एटेन्यूएटेड मतलब क्या? इनएक्टिव लाइव वेक्टर है, जिंदा है लेकिन वो अपना असर कर नहीं पा रहा, ऐसा वेक्टर है। इतना असर करता है कि एंटीबॉडी बनवा ले, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाता है, हार्मफुल नहीं है ये।
उसको बोलते हो एटेन्यूएटेड। स्पीकर बंद करे किसी का। अब देखिए, अब मैं बोला स्पीकर बंद करें भाई, किसी का देखो ऑन है। मैं बोला ये इंजेक्शन आ गया, देखो ये कहाँ पे आप बताओ, ये आ गया, ये एंटीजन आ गया यहाँ पर, चाहे वो हिट किल्ड हो या एटेन्यूएटेड हो, एंटीजन पहुंच गया यहाँ पे। ये अब कौन से रीजन पे पहुंचा बताओ तो, डर्मिस रीजन पे। तो डर्मिस रीजन पे जो भी एंटीबॉडी होंगे ना, वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, अब इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। सुन रहे मेरी बात? सुन पा रहे हो कि नहीं? यस जी सर। सर। ठीक, मैं क्या बोला अभी, एंटीजन को कहां पहुंचाया, डर्मिस में। डर्मिस में। तो डर्मिस में जो भी होगा इम्यून सेल्स, वो रिस्पॉन्स देगा ना पहले तो। यस सर। तो डर्मिस में क्या होगा बोलने पर देख लें आप, मैं बना दे रहा हूं। या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है भाई ऐसे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, देखो ये जाकर रिस्पॉन्स देगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका नाम क्या है, लैंगरहैंस सेल। ये जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स देगा, और किसको न्यूट्रल करेगा बोलने पर, एंटीजन को। समझ में आया ना? यस सर। कमेंट तो इंट्राडर्मल जो एंटीजन होता है कहां पे होता है, बीनेथ द डर्मिस रीजन ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस रीजन है वहां पर, ठीक, एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस रीजन है वहां पर क्या होता है बोलने पर, एंटीजन होता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कौन सा सेल है बोलने पर, लैंगरहैंस सेल यहां पर रिस्पॉन्स देता है। ये हो गया, देख लें। If the antigen is present in the dermis region, antigen presenting cell like Langerhans cell provide the immediate immune response। तुरंत जो रिस्पॉन्स देते हैं वो Langerhans cell होता है। अगला अगला मैं बोलूं इंट्रामस्कुलर। अब बताइए भाई, मैं अभी बोला था अगर मैं इसको क्या बोल दूं, एपिडर्मिस, ये क्या हो जाएगा, इसे मैं डर्मिस मान के चल रहा हूं अभी। इसको क्या बोला था मैं, सबक्यूटेनियस। ये क्या बोला था मैं, ये उसको मस्कुलर। ठीक, अब जो वैक्सीन था, जो एंटीजन थे कहां पे आए बताओ तो, एंटीजन हो सकता है ये हिट किल वाला हो या एटेन्यूएटेड वाला। हिट किल मतलब टेम्परेचर दे करके उसको हीट करके इनएक्टिव कर दिया गया है, डेड कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है, उसके केवल प्रोटीन जा रहा है। और एटेन्यूएटेड मतलब लाइव है, जिंदा है, लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट को कम कर दिया गया है। ठीक, हिट किल मतलब पैथोजन को मार के उसके एंटीजन को, प्रोटीन को ट्रांसफर किया जा रहा है। और दूसरा एटेन्यूएटेड मतलब क्या, लाइव वेक्टर है, जिंदा है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट को कम करके डाला जा रहा है। तो जब मसल्स में डालते हैं तो एंटीजन कहां पहुंच गया देख लो भाई, आओ बताइए कहां पहुंच गया एंटीजन, ये एंटीजन हो गया। तो कौन काम करेगा यहां पर, यहां पर मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल यहां पर काम करना शुरू करते हैं। कौन कौन, मैक्रोफेज, देखो मस्कुलर पार्ट पर ये मैक्रोफेज है, और क्या होता है बोलने पर, ये डेंड्राइटिक सेल। ये दोनों क्या करना शुरू करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं।
इधर से भी और इधर से भी, एंटीजन के ऊपर में। क्लियर है इतना? यस सर। तो इनसाइड द टिश्यू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक मैक्रोफेज एंड द डेंड्राइटिक सेल प्रोवाइड द इम्यून रिस्पॉन्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आप। यहां पर अगर मैं बात करूं इंट्रामस्कुलर की, तो हमारे पास कुछ जो वैक्सीन है वो वैक्सीन क्या है देखें तो पोलियो वैक्सीन। यहां पर मैं करता हूं, देखिए फोटो डाल दिया था। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन में दुनिया में दो प्रकार की पोलियो वैक्सीन चलती है। एक है जो मसल्स में लेते हैं इंट्रामस्कुलर, और एक है जो ओरली लेते हैं। 2 बूंद जिंदगी का बोलते हो ना, और 2 बूंद पीने की बात करते हो ना ड्रॉप के रूप में। तो या तो इंजेक्शन लगता है या तो बच्चों को 2 बूंद पिलाया जाता है। तो जो पिलाया यस जाता सर। है उसको ओरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओरल, ओरल वैक्सीन कहा जाता है। देखो तो इधर कहीं लिखा होगा, इधर देखो हल्का सा दिख रहा है ओरल, ये यहाँ पर, ठीक है ना, वो छोटा है ना इसलिए दिख नहीं पा रहा, ओरल है ये। तो ये कौन सा है बोलने पर कंपनी बता दीजिए, इसका नाम क्या है? पोलियो सेबिन, सेबिन लिखा है ना, सेबिन लिखा है यस देखिए। सर। तो ये सेबिन क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक। इसमें क्या होता है बोलने पर, ये कैसे होता है? एटेन्यूएटेड होता है। कैसे होता है बोलने पर? एटेन्यूएटेड। बार बार चिल्ला के बोलो, एटेन्यूएट मतलब क्या होता है? लिविंग तो होता है, लिविंग, बट कैन नॉट जनरेट डिजीज। जिंदा तो होता है लेकिन ये डिजीज पैदा नहीं कर पाता। क्यों बोलने पर? क्योंकि इसकी वो हार्मफुल इफेक्ट को कम करके डाला जाता है। इसकी वायरलेंस कैपेसिटी कैसी होती है? रिड्यूस्ड रहती है, रिड्यूस्ड वायरुलेंस कैपेसिटी, ठीक। और ये ओरली यूज होता है ना, और ये चलता कहां पे ज्यादा बोलने पर? इन इंडिया में, इन इंडिया, इंडिया में यही चलता है। देखे हैं ना, जब पोलियो की बारी आती है तो अमिताभ बच्चन जी विज्ञापन देने लगते हैं कि अपने नजदीकी पोलियो बूथ पे जाकर बच्चों के लिए 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं, बोलते हैं ना। यस सर। ये वाला अगला क्या है बोलने पर? इंट्रामस्कुलर है, मसल में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर, इसका नाम क्या है बोलने पर? साक। इसका नाम क्या है? साक। मसल्स में लगाया जाता है, साक। इधर देखो तो सुई, रुई सब दिख रहा है, देखो तो। ये इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और ये कैसे होता है बोलने पर? ये हीट किल्ड होता है। कैसे होता है बोलने पर? ये हीट किल्ड, मतलब मरा हुआ वायरस रहता, पोलियो वायरस, ठीक। इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मरा हुआ है तो। और ये पूरी दुनिया में चलता है, हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे यही चलता है। ये पूरी दुनिया में यही चलता है, और हमारे इंडिया में ओरली वाला ज्यादा चलता है, क्योंकि ये वायरस का अलग अलग जो बना हुआ है ये मेडिसिन, ये इस पे इन्वायरमेंट का भी तो असर होता है ना।
तो इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रिजर्व कंडीशन में किसको रख पाते हैं हम इंडिया में? सेबिन को। किसकी तुलना में? साग की तुलना में। ठीक है ना? ज्यादा लंबे समय तक कौन रह पाता है? सेबिन रह पाता है। इसलिए हम इंडिया में क्या चलाते हैं? सेबिन चलाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। वरना ढेर सारा मंगा लेंगे कंपनी से, फॉरेन कंपनी से मंगा लेंगे और यहाँ पर यूज नहीं हो पाया, खराब हो गया तो गया उतना। तो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व किसको कर पाते हैं? हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ के मौसम के हिसाब से सेबिन को कर पाते हैं। इसे हम क्या क्या चलाते हैं? सेबिन चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, अगला देखें। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर क्या होता है बोलने पर? इंट्रा मतलब अंदर होता है ना, वेस्कुलर मतलब ब्लड। समय से यहाँ देखो तो इंट्रा मतलब शुरू में देख लो, इंट्रा मतलब अंदर, विदिन होता है विदिन। डर्मल मतलब डर्मिस के अंदर। जब एंटीजन जाएगा तो होगा ऐसे घटनाएं घटेंगी, लैंगरहैंस सेलेक्टिव हो जाएगा। जब इंट्रामस्कुलर मतलब इंट्रा मतलब वाला विदिन या उसके अंदर। किसके अंदर? मसल के अंदर, मस्कुलर हो गया। मसल के अंदर जब एंटीजन जाएगा तो मैक्रोफेशियल डेंड्राइटिस सेलेक्टिव हो जाएंगे। ये पोलियो वैक्सीन उसी प्रकार का था, देख लेना, जो लगाने वाला था ना, इंट्रामस्कुलर वाला, जो फॉरेन में चलता है। इंट्रावेस्कुलर मतलब क्या? सीधा कहाँ डालना है एंटीजन को? बता दो भाई, ब्लड कहाँ में। डालना है एंटीजन को? सीधा ब्लड में ब्लड। डाल देना है। आप ये समझ लीजिए कि ब्लड वेसल्स वगैरह कहाँ पे होती हैं? ये ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ से शुरू हो जाती है ना, ये सबक्यूटेनियस में, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को छोड़ के नीचे से, समझ रहे हो ना? ये एपिडर्मिस को छोड़ दो तो नीचे में क्या शुरू हो जाती है? ब्लड वेसल्स शुरू हो जाती है। ठीक, अब मैं केवल एक ब्लड वेसल्स को दिखा रहा हूं डायग्राम में, समझ जाओगे? यस सर। एक ब्लड वेसल दिखाऊं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। यदि आपके ब्लड में एंटीजन बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ध्यान से देखना, देखो तो ये एंटीजन बना रहा हूं, देखो ये एंटीजन इन लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम मात्रा में है, तो उस समय देखो ध्यान से, जब एंटीजन बहुत कम मात्रा में पहुंचा, जब बहुत कम मात्रा में पहुंचा ये, तो उस समय कौन सा सेल रिस्पॉन्स करेगा? तो यहां पर जो रिस्पॉन्स देता है, ध्यान से देखें, बी सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, बी सेल मेजर रोल करता है, मेजर रोल प्ले करता है। बी सेल ही रिस्पॉन्स ज्यादातर देता है, किसकी तुलना में? टी सेल की तुलना में। तो टी सेल का कैसा रोल होगा? माइनर रोल। मैं इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं ना, इम्यून रिस्पॉन्स, क्लियर है ना? यदि एंटीजन बहुत कम है तो कौन सा सेल ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देगा? बी सेल। लेकिन यदि एंटीजन की मात्रा थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ जाए पहले से, देखते रहना, थोड़ा सा क्या हो गया बोला मैं? बढ़ गया। देखो, जब एंटीजन की मात्रा पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया, देखो ये, मतलब अब क्या बोलूं, एंटीजन कैसा हो गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन। पहले लो था ना, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब बताएं, अब कौन सा सेल ज्यादा से ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देगा? दोनों सेल ज्यादा से ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। आप बी सेल और टी सेल दोनों मेजर रोल में रहते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। कहां पे बोलने पर? इन इम्यून रिस्पॉन्स। समझे कि नहीं?
एंटीजन की मात्रा थोड़ा बढ़ा दिया तो दोनों सेल काम करना शुरू कर दिए। यदि मैं बोलूं एंटीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कर दिया, मैं बोला कि एंटीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत बढ़ा दिया भाई, देखो बहुत ज्यादा एंटीजन आ गया, तब ध्यान दो क्या होगा। आपको याद है ना, टी सेल जब डिवाइड होता है तो टी एच सेल और टी सी सेल बनाता है, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये देखो भाई ये एंटीजन है, ज्यादा ही दिख रहा है ना एंटीजन। यस सर। तो एंटीजन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इन वेरी हाई कंसंट्रेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो रिस्पॉन्स देगा ना वो बी सेल ही रिस्पॉन्स देगा, बी सेल ही कैसा रहेगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा, बी सेल रिस्पॉन्स देगा। कौन नहीं देगा, टी सेल रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो कैसा हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि यदि टी सेल रिस्पॉन्स दिया ना, याद रखना टी सेल जब भी रिस्पॉन्स देता है तो क्या बन जाता है, बताओ, टी एच सेल बनता है कि नहीं, और टी जी सी सर। सेल। और याद रखना टी सी सेल जो होता है ना वो साइटोटॉक्सिक केमिकल निकालता है, क्या रिलीज करता है ये, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिन बोलते हैं इसको आप। तो यदि 20-30 सेल काम किया तो टी सेल से क्या बन जाएगा, ढेर सारा क्या निकल जाएगा, साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन, और ढेर सारा साइटोटॉक्सिन की वजह से हमारे बॉडी को साइटोटॉक्सिक शॉक लग सकता है। क्या लग सकता है बोला मैं, साइटोटॉक्सिक शॉक लग सकता है। तो इससे बचने के लिए कौन से सेल को अनरिस्पॉन्सिव रखते हैं, हमारा बॉडी कौन से सेल को अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में रखता है, काम करने नहीं देता, टी सेल को। केवल जब, एक बार फिर रिपीट कर सुनो, जब बहुत कम एंटीजन रहता है तो केवल बी सेल रिस्पॉन्स करता है, मेजर रोल बी सेल का होता है, टी सेल बहुत कम काम करता है। जब एंटीजन थोड़ा बढ़ जाता है तो टी सेल बी सेल दोनों बराबर काम करते हैं, लेकिन जब एंटीजन बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो टी सेल को वहां पर काम करने से रोक दिया जाता है, केवल बी सेल रिस्पॉन्सिव होता है। क्योंकि यदि टी सेल रिस्पॉन्सिव होता तो टी एच और टी सी सेल बनाता, टी एच और टी सी सेल बनाएगा तो टी सी सेल से साइटोटॉक्सिन निकलेगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में सब तरफ साइटोटॉक्सिन केमिकल फैल जाएगा, तो हमको शॉक लगने का चांस हो सकता है, साइटोटॉक्सिक शॉक। उसी से बचने के लिए टी सेल को क्या कर देते हैं, अनरिस्पॉन्सिव। अब जब टी सेल अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो सीधी सी बात है, ना तो टी एच सेल बनाएगा, ना ही टी सी सेल, ना ही साइटोटॉक्सिन रिलीज होगा, ना ही साइटोटॉक्सिक शॉक लगेगी। समझ में आया, जी सर क्लियर है। चलिए कमेंट देखें आप, मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली एंटीजन कहां गया था, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, इंट्रावेस्कुलर में एंटीजन सीधे कहां पे गया, ब्लड में गया। इन द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अब ये डिपेंड करता है कितना एंटीजन अंदर आया है, उसके हिसाब से हमारे टी और बी सेल अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अगला कमेंट देखें, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीजन लो, बहुत कम है, तो बी सेल प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड आल्सो एक्ट एज एंटीजन पेनिट्रेटिंग सेल। बी सेल काम करेगा एंटीजन पेनिट्रेटिंग सेल की तरह, और इसका मेजर रोल रहेगा, इसका ही मेजर रोल रहता है यहाँ पर। अगला देखें, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन बिकम हाई, बढ़ जाता है, तब टी सेल एंड बी सेल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, दोनों काम करते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज वेरी हाई, यहां पर हाई था, यहां पर वेरी हाई, ओनली बी सेल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, टी सेल बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू
अनरिस्पॉन्सिव टू द एंटीजन। क्यों बोलने पर? अनरिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ टी सेल इज टू प्रिवेंट साइटोटॉक्सिक शॉक कंडीशन इन द बॉडी। टी सेल का इस प्रकार अनरिस्पॉन्सिव होना ही हमारे बॉडी को साइटोटॉक्सिक शॉक से बचाना है। अगर ये काम करता तो साइटोटॉक्सिक शॉक लग सकता था, इसलिए यहां पर टी सेल काम करना बंद कर दिया। इतना यदि समझ में आया तो अब लोग एक बार यस करके भेजें। चलिए भाई, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अगला देखें आप। हाँ, अब मैं आता हूं थोड़ा सा वापस। मैं एक पेज ले लेता हूं भले यहाँ पर। ठीक, मैं आता हूं पिछला पेज में, कल जहां से हमने पढ़ा था। बताइए, हमने शुरू कहां से किया था? एंटीजन। आज एंटीजन कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या? हेप्टेन्स। ठीक, देखें आप हेप्टेन क्या होता है। ये हेप्टेन्स, ध्यान से देखना। हेप्टेन जो होते हैं ना, नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, इसको याद रखना। हेप्टेन में कौन कौन हेप्टेन हमारे पास है पहले देख लें। पेनिसिलिन है और 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल, इसको हम लिखते हैं 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफेनॉल। ठीक, अब सबसे पहले मैं मान लीजिए, अब चाहे पेनिसिलिन की बात कर लो या डाइनाइट्रोफेनॉल की बात कर लो, दोनों में से किसी की बात कर लो, इनका मोलिकुलर वेट कितना से कम होगा? 1 किलो डाल्टन से कम होगा। समझ में आया ना? 1,000 डाल्टन से कम होगा बोलो, या 1 किलो डाल्टन से कम होगा? देख लो थोड़ा सा, ये देखो, ये कितना होगा एंटीजन, इस एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 1 किलो डाल्टन से कम। ठीक है ना? अब देखें, ध्यान से देखें जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये मान लीजिए 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल है। ये एक एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल। ये 2,4-DNP। समझ लें हो क्या रहा है। यदि मैं 2,4-DNP को इंजेक्ट कर देता हूं किसी पेशेंट या किसी चूहे के बॉडी में, ये डाल दिया, देखो जैसे चूहे के बॉडी में डाल दिया, देखते रहे ना, कोई एंटीबॉडी बना क्या? नहीं बना। एंटीबॉडी बना क्या? नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, किसी प्रकार के एंटीबॉडी का बनना नहीं दिख रहा है यहां पर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लेकिन देखिए, ये जो 2,4-DNP है ना, ये एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनवा पा रहा है, तो इसके पास क्या है बता दो मुझे? एंटीजन सिटी एक ने बताओ इसके पास। एंटीजन सिटी है कि नहीं? है सर। है। क्या इम्यूनोजेनिसिटी है? नहीं है। इम्यूनोजेनिसिटी इसके पास नहीं है, क्यों नहीं है बता दो मुझे, क्यों इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है इसके पास? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कितना है?
लेस देन 1 किलो डाल्टन। याद है कि नहीं? 1 किलो डाल्टन से कम होता है तो एंटीबॉडी नहीं बनवा पाता ना। यह बाहरी पार्टिकल है, हमारे बॉडी में था ही नहीं पहले ऐसे। ठीक, इस प्रकार का डीएनए था ही नहीं, समझ लीजिए आप। हमारे ब्लड में नहीं था, ब्लड में नहीं घूम रहा था वो, हमने बाहर से बॉडी में डाला तो एंटीजन तो हुआ, लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनवा पाया। क्यों नहीं बनवा पाया? क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम था। 1 किलो डाल्टन से ज्यादा होता है तो ही बनवा पाते हैं ना। तो इसलिए इसके पास एंटीजेंसिटी तो है, फॉरेननेस तो है, लेकिन इम्यूनोजेंसिटी नहीं है। मामला क्लियर है पहला का? यस सर। ठीक, अगला देखें आप। अगला मैं बोल रहा हूं ये, कोई भी ले लो, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। मैं कुछ भी ले सकता हूं, बोवाइन गामा ग्लोबुलिन भी ले सकता हूं, या कि होल लिम्पेट हेमोसाइनिन भी ले सकता हूं, तो ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये या ये कोई भी ले सकता हूं। तो मैं अभी पहला वाला ले लिया, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। क्या था ये? एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन था कि नहीं? अब सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखें कि मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूं कि केवल एक कैरियर प्रोटीन को माइस में इंजेक्ट करके देख रहा हूं। किसी माइस में केवल किसको इंजेक्ट करके देख रहा हूं? एज कैरियर, कैरियर के फॉर्म में इसको इंजेक्ट करा रहा हूं बॉडी में। देखो ध्यान से, ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। जैसे बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन डाल दिया ना किसी पेशेंट की बॉडी में, तो तुरंत क्या हुआ, रिजल्ट देखें। तुरंत हमको देखने को ये मिला कि यहां पर इसके अपोजिट क्या बनना शुरू हो गए, एंटीबॉडी। पहले तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं ताकि मैं एंटीबॉडी बाइंड करवा पाऊं। आप ये समझ लीजिए, ऐसे ऐसे, ये जैसे ही किसी पेशेंट के बॉडी में डाल दिया ये कैरियर प्रोटीन बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, तो उसने क्या किया, तुरंत एंटीबॉडी बनवा लिया अपने अपोजिट। बन के देखो तो एंटीबॉडी, ये बन के देखो। तो अब बताइए, ये ये जो कैरियर प्रोटीन है इसमें एंटीजेंसिटी और इम्यूनोजेंसिटी है कि नहीं, बता दे मुझे। दोनों है सर। है ना? है ना। एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, तो इसके पास क्या क्या है बता दें। जल्दी बोलें। एंटीजेंसिटी और इम्यूनोजेंसिटी। ये भी है ये भी है और और इम्यूनोजेनिसिटी ये भी है, दोनों इसके पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल जिसको मैं हेप्टेन बोल रहा हूं, और बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जिसको मैं कैरियर प्रोटीन बोल रहा हूं, दोनों को जोड़ के अब एक साथ भेज रहा हूं। मेरा तीसरा नंबर का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखें ध्यान से। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ये तो था ही, इसमें क्या जोड़ दिया देखो ध्यान से, दिख पा रहा है आप लोगों को? ये देखो। यस सर। ये देखो। अब इसको मैं इंजेक्ट कर दिया किसी माइस के पेशेंट में, ये बना लेते हैं भाई, चलिए। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन,
ये उसी का एपिटोप था मान लीजिए, और हेप्टेन जो जुड़ा था मैं उसको ही बना दे रहा हूं। ये हो गया। अब बता दें मुझे, ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जो कैरियर प्रोटीन था वो अपने अपोजिट तो पहले से बनाता था, अभी तो बनाएगा ना। एंटीबॉडी का कलर देखो, कलर देखना, कलर से पहचानना है आपको अभी। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा। यस सर। बताइए, अब मुझे बताइए, अब एंटीबॉडी बना कि नहीं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन बता किसके किसके अपोजिट? अगेंस्ट बोथ। किसके अपोजिट बताओ तो? 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल एंड बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। मतलब हेप्टेन के अपोजिट बना कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो पहले जब सिंगल हेप्टेन को डालता था, अब स्पीकर बंद करें। पहले जब सिंगल हेप्टेन को डालता था तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनता था, तो यहां पर कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता था पहले के केस में। यहां लिख दे रहा हूं मैं, नो इम्यून रिस्पॉन्स। नो इम्यून रिस्पॉन्स। यहां पर क्या हो रहा है सेकंड नंबर में, जब केवल मैं क्या डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं बता दें? बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन डाल रहा हूं, तो क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स एक्टिव हो रहा है कि नहीं? यस सर। रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड हो रहा है। तीसरे केस में बताइए तो रिस्पॉन्स कितना हो रहा है? मोर रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड, ज्यादा हो रहा है। भाई ऐसे क्यों हुआ? मैं पहले सेव कर रहा हूं, फिर बात करते हैं हम लोग। बताएं, जब केवल हेप्टेन को डाल रहा था तो कोई एंटीबॉडी नहीं बन रहा था, जब कैरियर प्रोटीन को डाल रहा था तो एंटीबॉडी बन रहा था उसके अपोजिट। लेकिन जब दोनों को डाल रहा हूं मिला के, तो अब कैरियर के अपोजिट तो बन ही रहा था, अब हेप्टेन के अपोजिट भी एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया। इसका मतलब कौन किसकी नेचर को बदल दे रहा है? बोलो, कौन किसके कैरेक्टर को बदल दे रहा है? बताओ जल्दी। कैरियर हेप्टेन के कैरेक्टर को बदल रहा है सर। बिल्कुल। कैरियर प्रोटीन में हेप्टेन के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया। जब हेप्टेन के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया तो हेप्टेन के अपोजिट भी एंटीबॉडी बनने लगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी सर। यस सर। तो कैरियर प्रोटीन वास्तव में क्या था? एक प्रकार का इम्यूनोजन था ना, ये इम्यूनोजन था। तो इम्यूनोजन मतलब क्या होता है? इम्यूनोजन को कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ये इम्यूनोजन खुद के लिए तो एंटीबॉडी बनवाता है, लेकिन जिस हेप्टेन के साथ जोड़ते हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है और उसके अपोजिट भी एंटीबॉडी बढ़वा देता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2,4-DNP, इसको क्या बोलते थे आप? हेप्टेन्स प्लस जोड़ दिया क्या इसके साथ?
बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन, या इसको क्या बोलते हैं आप लोग, और इम्यूनोजन के नाम से जानते हो, इम्यूनोजन के नाम से जानते हो। ठीक, तो कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए, दीज आर लो मोलिकुलर वेट, मैं पहले बोला हूं कितना होगा, लेस देन, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, मोलिकुलर वेट इज लेस देन 1 किलो डाल्टन, और 1 किलो डाल्टन बराबर क्या होता है, 1000 डाल्टन, मतलब 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट का ही होगा ये। ठीक, तो दीज आर लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड व्हिच आर ओनली एंटीजेनिक इन नेचर, ये एंटीजन तो है, बाहरी पदार्थ तो है, बट दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक, ये एंटीबॉडी नहीं बनवा सकता इन नेचर, एंटीबॉडी बनवाने की ताकत नहीं है इसके पास, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट ही कम है, 1 किलो डाल्टन से कम है, और एंटीबॉडी बनवाने के लिए चाहिए कितना, 1 किलो डाल्टन से ज्यादा, इसलिए इस हेप्टेन को अगर अकेले डालते हो तो एंटीबॉडी नहीं बनवा पाता, लेकिन जब इसके साथ कोई इम्यूनोजन मिला के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हो, डालते हो ना, तो अब इसके अपोजिट भी एंटीबॉडी बन जाता है, और ये एंटीबॉडी बढ़ाने वाला कौन है बोलने पर, कोई इम्यूनोजन या कोई कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन मतलब किसी को लेके जाने वाला, यहाँ पर किसको लेके जा रहा है, हेप्टेन को लेके जाने वाला, क्लियर है कि नहीं, जी सर क्लियर है। तो अब मुझे बता दीजिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो यहाँ पर रिस्पॉन्स हो रहा है, चल रहा है, वो कौन से केस में ज्यादा चलेगा, मान लीजिए पहला केस बोल रहा हूँ, ये दूसरा केस बोल रहा हूँ, तीसरा केस बोल रहा हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, कैसे जमेगा बताओ, सर तीसरा, दूसरा और पहला। बिल्कुल होगा ना, 3 पहले ज्यादा पहले बनाएगा, ज्यादा है 2 उसके बाद बनाएगा, उसके बाद 1, ये हमारे पास हो गया, इसको याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको जी, हेप्टेन बोलते किसके हो, जिसका मोलिकुलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम हो उसी को हेप्टेन बोलते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या था, पेनिसिलिन और डाई नाइट्रोफेनॉल। मैं थोड़ा सा पेनिसिलिन के बारे में बताऊं, तो जब आ ही गया है तो एक लाइन बता देता हूं, हेप्टेन्स में मेरा पहला भी क्या है, ऐसा नहीं है कि केवल ये दोनों ही हैं, और भी हैं, मैं बस यहाँ पर जो मेरे पास है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को कहाँ यूज करते हैं बोलने पर, एज एंटीबायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हो ना, एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते हो बैक्टीरिया को मारने के लिए। भाई बैक्टीरिया को कैसे मारता होगा ये बताइए, मान लीजिए ये क्या था, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, चलिए सेल वॉल है मान लीजिए, अभी इसको, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन अंदर है, देखते रहे ना, बहुत सिंपल सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बताइए क्या है, बैक्टीरियल वॉल, किसका बना होता है पता है ना आपको, पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडो
ग्लाइकेन्स, या इसको बोलते हैं नाग नाम। एन एस्टिल, एन एस्टिल बताओ ग्लूटामिक एसिड, और एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, एन एस्टिल ग्लूकोजामाइन, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, ये बोलते हैं एन एस्टिल ग्लूकोजामाइन, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, ये है इसका जो वाल बना हुआ है। तो यहां पर जो ट्रांसपेप्टाइडेज कहने का मतलब, यहां पर देखिए अब ये नाग नाम जो दिख रहा है ना, नाग नाम, ये फिर नाग नाम होगा, नाग नाम, ये तो दो नाग नाम के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं? कई सारे नाग नाम होंगे ना ऐसे, सबके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हो क्या? ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड, ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला कौन? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। कौन बनाता है? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, याद रखो इसको। ये एंजाइम इस बॉन्ड को बनाता है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है। तो पेनिसिलिन क्या करता है बोलने पर, ये जो नाग नाम के बीच में बॉन्ड था ना, नाग नाम देखें, एन एस्टिल ग्लूकोजामाइन, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, तो पेनिसिलिन क्या कर रहा है, देखो ऐसे करते हैं सीधा नाग नाम करके, यहां पर ऐसे बॉन्ड था ये, तो ये पेनिसिलिन क्या करता है, आकर के ना इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर दिया, और साथ ही साथ इस बॉन्ड को बनाने वाला जो एंजाइम था ना, उस एंजाइम को भी इनहिबिट कर दिया। क्या कर दिया? इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से और नया बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा। यही तो बॉन्ड बनाता था ना, सुन पा रहे हो कि नहीं? यस जी सर। सर। और नया बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या हो गया, बैक्टीरिया के दीवारें गलती जाएंगी कि नहीं? हाँ। तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल लाइसिस, अब बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा। तो पेनिसिलिन कैसे काम करता है बोलने पर, बैक्टीरिया की दीवारों की वाल, जो बैक्टीरिया के जो दीवारों में जो बॉन्ड है, बॉन्ड नाग नाम के बीच में जो ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ करके, उस बॉन्ड को बनाने वाले एंजाइम को इनएक्टिव करके बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। कुल मिला के क्या करता है बोलने पर, ये इसका काम बता रहा था मैं, बैक्टीरियल बैक्टीरियल लाइसिस थ्रू इनहिबिटिंग, किसको रोक दिया? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स एंड ब्रेक्स, ब्रेकडाउन अब बताओ कौन सा? ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड, ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन, बताओ किसके बीच में? नागनाम, नागनाम जो है उसके बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ करके उसको बनाने वाले एंजाइम को इनएक्टिव करके बैक्टीरिया को क्या कर दिया? लाइसिस कर दिया। समझ में आया ना? ये उसका काम था। अगर मैं बात करूं 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल की, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए पेनिसिलिन कैसे काम करता है। ठीक, अगला 2,4 डाई नाइट्रोफेनॉल, कभी देखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, या फिर पढ़ने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? प्लांट फिजियो की रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है ना, वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक बताया हूं मैं, वहां पे जाना आप, तब समझ में आएगा सब। ये माइटोकॉन्ड्रिया थे, देखो तो
ये जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तब होता क्या है, प्रोटॉन जो है कहाँ चली जाती हैं, इसी बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाती हैं ऐसे। तो ढेर सारा प्रोटॉन हो गया रहता है, ठीक। और ये सभी प्रोटॉन कौन से रास्ते से अंदर आती हैं, F0 F1 कॉम्प्लेक्स याद है किसी को? ये क्या बोलते हो इसको, एटीपी सिंथेस बोलते हो। यहीं से तो एटीपी बनता था। ये एटीपी सिंथेस क्या करता था, इधर से इस प्रोटॉन को फिर अंदर ले आता था, ये F0 और ये F1 कॉम्प्लेक्स था। इधर से जब प्रोटॉन अंदर आती थी, जब प्रोटॉन अंदर आ रही थी इधर से, तो उसी बीच में F0 F1 कॉम्प्लेक्स से हम क्या बना ले रहे थे, देख लें इधर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों F1 कॉम्प्लेक्स में एंट्री मारते थे और वहीं से क्या निकल जाता था, इधर एटीपी बना लेते थे। इस प्रकार से एटीपी का प्रोडक्शन होता था। लेकिन यदि मैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल डाल दूं, क्या डाल दूं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, ध्यान से देखिए क्या करेगा ये, जैसे डाल दिया ना, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल क्या करता है, देखो यहाँ यहाँ पर होल बना देता है, पोर बना देता है, जिसकी वजह से बताइए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन किधर से नहीं आके किधर से आ जाएंगे, अब अंदर किधर से नहीं जा पाएंगे प्रोटॉन, वो F0 F1 कॉम्प्लेक्स तरफ से प्रोटॉन अंदर नहीं आएंगे। तो प्रोटॉन किधर से अंदर आएंगे बोलने पर, देखो इधर से जाना बंद कर दिया उन्होंने, इधर से आ गए सब। तो अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रोटॉन का ग्रेडियंट खत्म हो गया, जो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस था, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, वो खत्म हो गया। अब कोई भी प्रोटॉन इधर से अंदर नहीं आएगा, इधर से अंदर नहीं आएगा, तो एटीपी भी तो नहीं बनेगा। तो क्या नहीं बनेगा बताइए, अब एटीपी नहीं बनेगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल डालने पर क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने की प्रोसेस को ब्लॉक कर दे रहा था। कैसे करके, प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में भेज करके, प्रोटॉन जिस रास्ते से आता नेचुरली उधर से एटीपी बनाते बनाते आता, ये तो दूसरे रास्ते से अंदर घुस जा रहा है, तो एटीपी बनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रोटॉन 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटॉन को पार कर देता है ना, प्रोटॉन को जिधर जाना चाहिए उस रास्ते से न जा करके अपने रास्ते से खींच के नीचे ले आता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज प्रोटोनोफोर, मतलब प्रोटॉन की ग्रेडियंट को खत्म कर देता है। जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन मैट्रिक्स में और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है ना, इस स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और मैट्रिक्स में जो एक डिफरेंस बनता है, वो डिफरेंस बन नहीं पाता है, क्योंकि सब किधर से आ जाते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल के रास्ते से आ जाते हैं मैट्रिक्स में। इसलिए एटीपी सिंथेस से नहीं आता, इसलिए एटीपी सिंथेस काम नहीं करता। एटीपी सिंथेस यदि काम नहीं करता तो एटीपी भी नहीं बनता। तो इसने क्या किया बोलने पर, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल ने क्या काम किया बोलने पर, प्रोटॉन को अपने से पंप कर दिया अंदर की तरफ, ये था। तो इसलिए मैं इसको क्या बोला, एक्ट एज प्रोटोनोफोर, ठीक। कहां पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं। एंड कौन से स्टेप को खत्म कर दिया, होने ही नहीं दिया स्टेप को। यहां से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन अंदर आता, इसी बीच में एटीपी बनता। अब तो यहां से यहां आ गया अंदर, एटीपी कहां बनेगा, अब नहीं बनेगा। तो एंड क्या कर दिया, बाईपास बाईपास एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। बाईपास मतलब समझते हो ना, जिस प्रकार से एक शहर होता है, शहर के रास्ते से जो रोड गुजरता है
वो तो सिटी का रोड हो गया, लेकिन जो रोड शहर के बाहर से निकल जाता है उस रोड में शहर पड़ता ही नहीं है, वो रोड बाईपास रोड कहलाता है। समझ में आया ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो सेम चीज यहां भी हो रहा है। प्रोटॉन जिस रास्ते से आता, प्रोटॉन जिस रास्ते से आता उस रास्ते में एटीपी सिंथेस पड़ता और इसी बीच में एटीपी बनता। अब मैं बोल रहा हूं 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल डालने पर यह प्रोटॉन उस रास्ते से न जा करके दूसरे रास्ते से अंदर आ जा रहा है, इसलिए वहां पर ये एटीपी सिंथेस नहीं पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है तो एटीपी नहीं बन रहा है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल डालने पर कौन सी चीज में दिक्कत आती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर, क्लियर। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए आप कहां देखेंगे बोला मैं? आपके चैप्टर को पलटें। कौन से चैप्टर को? प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन के चैप्टर को इनहिबिटर्स में पलटे, है ना? ये लोग हेप्टेन तो हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या काम कर रहे हैं मैं ये बता रहा था। ठीक, चलिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बोल रहा है कि ए 3 वीक ओल्ड माइस, एक 3 हफ्ते का माइस है, चूहा है, जिसमें क्या इंजेक्ट कर दिया? 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल और BSA, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, उसको मिला के डाल दिया। देखो क्या डाल दिया? 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल प्लस BSA, दोनों मिला के डाला हूं ना? एक मिनट रुको, मैं ऐसे कर दे रहा हूं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल अर्थात में क्या कर दिया? बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, दोनों को कंजुगेट कर दिया, जोड़ दिया। देखो तो यहाँ कंजुगेट करके डाले थे कि नहीं? ये जोड़ के देखो तो ये कंजुगेटेड था ना, जोड़ जोड़ चुके थे। ठीक, ये जोड़ के डालें तो बताइए यहाँ पर जब डालूंगा ऐसे तो क्या होगा बोला है। और फिर बोला आगे आप एंड आफ्टर 2 मंथ, अब 2 महीने बाद देखो, आफ्टर 2 मंथ बोल रहा है सेम माइस इंजेक्टेड विथ ओनली 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल। अब क्या डाल रहे हैं? केवल 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल ये इंजेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट यू थिंक अबाउट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड और नॉट? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर होगा कि नहीं होगा बोल रहा है। बताओ। होगा। और बोलो बाकी लोग, होगा कि नहीं? सर होगा। क्यों होगा? सर फर्स्ट टाइम में तो वो माइन सीरम डाले थे तो वो एंटीबॉडी बनाया था उसके साथ में, तो सेकेंड टाइम में भी जब वो सेम एंटीजन जाएगा तो रिएक्ट करेगा। लेकिन आपको याद रहना चाहिए ना 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल एक हेप्टेन है, ये कैरियर है। अब स्पीकर बंद करें तो आवाज रिपीट आ रहा है। ठीक, अब हमने हेप्टेन सेकेंड टाइम डाला, अब सोच के बताएं, है ना? हेप्टेन अपने अपोजिट कभी भी अकेले जब जाता है तो एंटीबॉडी बनवाता है क्या? नहीं। बनाता है क्या? नहीं। नहीं बनवाता। लेकिन बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन अपने अपोजिट बनवाता है कि नहीं? अकेले जाता है तो भी बनवाता है। हाँ। अब देखो ध्यान से ना, ये मान लीजिए 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल था और ये था बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हमने जब डाला था उसको ऐसे करके डाला था, देखो तो
ठीक, जब ये आया था दोनों के अपोजिट एंटीबॉडी बना था, लेकिन बताओ इसके अपोजिट बना था, ये देखो ये किसके अपोजिट बन गया बताओ तो 2,4 डायनेटर फेनल के अपोजिट बन गया, और ये किसके अपोजिट बन गया बताओ, ये देखो ये दिख रहा है, ये बोलो, देख पा रहे हो डायग्राम, दोनों के अपोजिट बना है कि नहीं, क्यों क्यों बना दोनों के अपोजिट, क्योंकि बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन ने हेप्टेन के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन खुद तो इम्यूनोजन था, अब किसको इम्यूनोजन बना दिया, 2,4 डायनेटर फेनल को। ठीक, यहाँ पर 2,4 डायनेटर फेनल भी क्या है, किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर देखो ना जी, यहाँ पर एक्ट एज इम्यूनोजन, क्यों बोलने पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, किसने बढ़ाया बोलने पर, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन ने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया। ठीक, ये चीज तो था, यहाँ पर बढ़ गया, तब यहाँ पर दोनों का भी एंटीबॉडी बन गया। अब मैं बोला 2 वीक बाद क्या करना है, 2,4 डायनेटर फेनल फिर डालना है, केवल 2,4 डायनेटर फेनल डाल रहे हैं ना, इसको याद रखना, तो केवल ये डाले, तो बताइए सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताएं, नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा भाई, यहां पर डाल करके पहली बार में डाल करके हमने तो प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनवा लिया था ना, तो हेप्टेन के अपोजिट भी तो मेमोरी सेल बनवा लिया था ना, यस सर। यहां पर मेमोरी सेल बन चुका है कि नहीं, बना है सर। बी सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, अभी दोनों के लिए, किसके लिए था, फॉर बोथ, किसके किसके लिए बताइए तो, 2,4 डायनेटर फेनल एंड बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, दोनों के लिए बनाए थे ना, कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, अब प्लाज्मा ने तुरंत एंटीबॉडी बनाया था, ये सब ये भी बनाया था और ये भी बनाया था। ठीक, अब ये मेमोरी सेल तो इसमें है ना, यही मेमोरी सेल तो है ना इसमें, वही चुहा तो है भाई, 2 हफ्ते बाद देख रहे हो, मेमोरी सेल था, ये मेमोरी सेल किसके अपोजिट था, अगेंस्ट फॉर 2,4 डाई नाइट्रोफेनॉल एंड बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, दोनों के लिए था कि नहीं, तब ये मेमोरी सेल अटैक करेगा कि नहीं, अटैक करेगा ना सेकंड बार जब आएगा तो, यस। तो अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा कि नहीं बताओ, होगा सर। होगा, समझ में आया, लेकिन मैं यदि क्वेश्चन को आपको थोड़ा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता आपसे, तो तब जवाब क्या होता, देखो एक मिनट बस वेट कर लें, देखिए आप, मैं बोलता किसी चूहे में पहली बार केवल 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल डालता, ये डालता, और 2 हफ्ते बाद फिर 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल डालता,
तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है कि नहीं बताओ? नहीं होता सर, क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि वो अकेले एंटीबॉडी नहीं बना सकता। बिल्कुल। 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल तो बहुत लो मोलिकुलर वेट का है ना, ये हेप्टेन है ना भाई, इसको याद है ना, हेप्टेन है, और हेप्टेन बहुत लो मोलिकुलर वेट के होते हैं, 1 किलो डाल्टन से भी कम होते हैं, तो वो अपने खुद के अपोजिट कभी भी नहीं बनवा पाते एंटीबॉडी। तो यहाँ तो पहला इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ था, मतलब 20 सेल डिफरेंशिएट नहीं हुआ था प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में, तो जब सेकेंड टाइम डालोगे तो कहां से मेमोरी सेल बनेगा, उसके लिए था ही नहीं उसके लिए कुछ मेमोरी सेल, समझे ना? जब पहला रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ तो दूसरा कैसे होगा फिर? लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसमें हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा करके डाल रहा हूं ना, ऑलरेडी उसको इम्यूनोजन बनवा के डाल रहा हूं। किसके साथ मिला दिया था? मैन सीरम के साथ। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन के साथ, समझ में आया ना? इसके साथ मिला दिया था, जब इसके साथ मिला दिया था तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो अब वो भी इम्यूनोजन की तरह काम कर रहा था। अकेले आता तो नॉन इम्यूनोजन था, अकेले में नॉन इम्यूनोजन था, लेकिन साथ में आएगा तो कैरियर के बोलूं या इम्यूनोजन के साथ में आएगा तो खुद इम्यूनोजन बन जाएगा। समझ में आया ना? ये कहानी था। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो यस करके जल्दी भेजें। चलिए भाई ठीक है, आज हमने देख लिया हेप्टेन, बाकी जो बचा वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्या बचा एक बार देख लेते हैं हम लोग। बाकी क्या बचा? कैरियर प्रोटीन और एडजुवेंट्स, ठीक है ना? इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।